To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. पिछले क्लास में हम लोग देखे थे खलील की उलझन सत्ता की साझेदारी में। खलील की समस्या है जो वह लेबनान में जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें सत्ता के साझेदारी के लिए जो झगड़े हुए और वहाँ के लोगों ने जो समझौता किया उस समझौता के अनुसार खलील जो है वह किसी भी पक्ष को मानने के तैयार ना है या किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने के पक्ष में नहीं है। वह चाहता है कि स्वतंत्र चुनाव हो, जो व्यक्ति चुनाव जीते वह सत्ता में आए। क्योंकि उसके पूर्वज जो थे वहाँ के उन्होंने जो तय किया था वह चूँकि मारपीट देखा था, उसमें खलील के चाचा की हत्या हुई थी, तो वह नहीं चाहता था जो मौजूदा जो स्थिति है उसमें परिवर्तन। और इस झगड़े में मुसलमान सीरिया के साथ मिल जाना चाहता था, ईसाई फ्रांस के साथ मिल जाना चाहता था। यदि यह समस्या अगर आती तो लेबनान टुकड़ों में बदल जाता और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए लेकिन खलील चाहता है कि आप इस पर विचार कीजिए, क्या समस्या, इस समस्या का समाधान कैसे हल हो सकता है, आप कैसे ढूंढ सकते हैं यह समस्या बेहतर हो और इस समस्या का निदान हो, नए तरीके से लेबनान में सत्ता की साझेदारी हो जाए। ये तो आप विचार करेंगे, विचार नहीं है, सवाल है आप क्या चाहते हैं। हर बच्चे को इस पर विचार करना चाहिए कि खलील के उलझन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए मौजूदा दुनिया की जो स्थिति है उसमें क्या होना चाहिए या आपकी राय क्या है। सबको अपनी राय रखनी चाहिए, सब व्यक्ति को, सब बच्चे को, सब भैया बहनों को अपनी राय देना चाहिए जी आप क्या सोचते हैं, आप क्या स्वतंत्र विचार क्या है। हर भैया और बहनों को इस विचार को देना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है आपके विचार ही मान्य होंगे, क्योंकि अब प्रजातंत्र है तो सबका विचार आना ही चाहिए। अब अगला जो बिंदु है सत्ता के साझेदारी के रूप है। सत्ता की साझेदारी के रूप। अब कौन कौन रूप है सत्ता के साझेदारी का? मतलब सत्ता का बंटवारा, और बंटवारा से जो है वह देश ही बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। या परिवार में भी अगर ऐसा होता है तब भी परिवार बिखर जाएगा, जैसा आज मौजूदा स्थिति में देखने को मिलता है। जो परिवार का आकार बहुत छोटा हो गया है। बहुत पहले हमारे यहाँ परिवार का आकार बृहद था, जिसमें हर कोई के लिए हर व्यक्ति का कार्य है, समाधान है। मौजूदा स्थिति में व्यक्तिगत परिवार होने में समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ गई, कुछ अच्छे भी हुए, कुछ खराब भी हुए। तो सत्ता की पहले जो है सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता था और सारा समाधान होता था, परंतु होता इस स्थिति में होता क्या है, हर व्यक्ति अपनी राय नहीं दे पाता है, अपनी राय नहीं रख पाता है, तो उसके मन में एक कुंठाग्रस्त हो जाता है, वह अलग ढंग से सोचने लगता है। फिर परिवार में जो है आंतरिक समस्या पैदा हो जाती है। या देश में भी ऐसा होता है यदि सत्ता एक केंद्रित हो, जैसा कि आपने उदाहरण देखा, मैंने जो है श्रीलंका की उदाहरण देखा था। यदि श्रीलंका की कहानी में देखा था, ये बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाया गया, जिसमें सिंहली ने ईसाई, मुसलमान, इन सबको, बाकी अन्य को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। तो उसने क्या किया, एक अलग संगठन बना लिया और उस संगठन ने क्या किया, आजादी की माने स्वायत्ता की मांग करने लगा। और ऐसा इसलिए हुआ कि उससे जो है जब 1956 में कानून बना तो श्रीलंका ने इन अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं दिया। लोकतंत्र में इसके हितों को ध्यान देना आवश्यक होता है। बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन कर लिया और संशोधन के पश्चात जो है उसमें यह समस्या पैदा नहीं हुई। क्षेत्रीयता को जो है भी उसने ध्यान रखा, बाकी भाषाई समुदाय, धर्म, इन सब का ध्यान रखा। तो वहाँ जो है इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी, बड़ा देश है,
क्षेत्रवाद है, धार्मिक है, सांप्रदायिक है, जातिवाद है, कई समस्याएं हैं। और उन समस्याओं का हम समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? चलिए, आपके किताब में सत्ता के साझेदारी का पहला रूप है शासन के अंग। शासन के कौन कौन अंग है? आपने देखा होगा, विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। एक एक करके माने सत्ता के यानी साझेदारी, यानी बंटवारा नहीं करते हम, उसमें साझेदारी कर लेते हैं सबको। और ये शासन के अंग जो है विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन यानी सरकार के 3 अंगों में बटा है। तीनों को बराबर बराबर यानी अधिकार प्राप्त, इसका नाम क्षैतिज वितरण। इस साझेदारी के क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि पहला आप देख रहे हैं जी विधायिका है। पूरे देश में विधायिका का अब चुनाव होता है और 3 स्तरों पर चुनाव होता है हमारे यहाँ। और जैसे केंद्र है, केंद्र में लोकसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा का, संसद के 2 अंग है और दोनों का चुनाव होता है। लेकिन लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल है, यानी जनता का सदन है, और पूरे देश में इसका चुनाव होता है। 543 सदस्य यानी कि चुने जाते हैं, तो मनोनीत होते हैं। कुल सदस्य 545 है और जनता प्रत्यक्ष रूप से इसे निर्वाचित करती है। एक तो केंद्र के स्तर पर हो गया। फिर आपने बेल्जियम में देखा होगा प्रांत माने जो है अलग अलग क्षेत्र, और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, माने अगले बिंदु में पढ़ेंगे। फिर विधायिका का चुनाव जो है एक केंद्र स्तर पर हो गया, यानी पूरे देश के स्तर पर हो गया। दूसरा स्तर है राज्य स्तर या प्रांत स्तर, और प्रत्येक प्रांत में माने जो है एक विधानसभा होता है, यानी विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा का जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानसभा की संख्या है और उसके अनुसार वो प्रांत उतने क्षेत्रों में बटा होता है और उसका जनता चुनाव करती है। इस प्रकार से राज्य का गठन होता है, यानी राज्य की भी। और इसके तीसरे स्तर पर आपने देखा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। हमारे यहाँ जो है स्थानीय सरकार है, वो अभी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 3 विधायिका में जो है सबकी भागीदारी। फिर आपने देखा है कार्यपालिका। कार्यपालिका के शीर्ष स्तर पर राष्ट्रपति, और उसके बाद आप राष्ट्रपति के लिए बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, यानी कार्यपालिका। उसके बाद सचिव और निचले स्तर तक कर्मचारी है, यानी जो अनुसेवक के नाम में वर्तमान में अनुसेवक है। और ये जो है कार्यपालिका का 2 भाग है। कार्यपालिका में एक राजनीतिक कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है। जो राजनीतिक कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होता है और तो ये संचालन यानी सारे निर्णय का काम उसके हाथ में होता है। जबकि कार्यपालिका जो शीर्ष स्तर पर है वह विधायिका का ही अंग होता है। विधायिका उसे नियंत्रित करती है और कार्यपालिका उसके अनुरूप यानी उसके नियंत्रण में कार्य करती है। तीसरा है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका न्याय देती है, सबको बराबर न्याय देती है। राजतंत्र में यह न्याय बराबर नहीं उपलब्ध होता था, लेकिन प्रजातंत्र में ये जनता अपेक्षा रखती है जो सबको न्याय बराबर मिले, सबको न्याय में बराबर की भागीदारी हो या न्याय बराबर उपलब्ध। समानता और स्वतंत्रता के आधार पर न्याय का
हो, तो इसके लिए पूरे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली को विकास किया गया है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, एक उच्चतम न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में भी जो है उच्च न्यायालय है, 24 उच्च न्यायालय है। सभी राज्य में स्थित नहीं है। उसके अंतर्गत जिला स्तर पर तो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय ये न्यायालय है। फिर पंचायत स्तर पर सरपंच और पंच है जो न्यायिक कार्य देखता है। यह ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पंच और सरपंच ये ग्रामीण स्तर पर होते हैं, वह बेहतर समझते हैं, उन लोगों के बीच रहते हैं जिन्हें न्याय चाहिए। और हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से भी प्रचलित रहा है और ये न्यायिक व्यवस्था और ये गांव में भी जो है, तो इस पंचायत स्तर पर उस प्रणाली को विकसित किया गया। उसके बाद जो है मुंसिफ न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये एकीकृत न्यायपालिक माने जो है प्रणाली को विकसित किया गया है। यानी उच्चतर न्यूनतम स्तर तक फिर जो है यह न्यायिक प्रणाली है। ये जो है सत्ता के साझेदारी का एक रूप हुआ है, शासन की अंग है, जिसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। आप देखते हैं कि विधायिका कानून बनाती है और उस कानून से न्याय और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून से इस विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इस नियंत्रण को माने जो है इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। के साझेदारी का दूसरा वितरण पहला आपने देखा है जो कि क्षैतिज वितरण, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये स्वतंत्र रूप से वह कार्य करती है। अब दूसरा जो वितरण है ऊर्ध्वाधर वितरण है। यानी ऊर्ध्वाधर वितरण में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये शासन का वितरण है, जो आप अगले क्लास में अगले पाठ में इसको बृहद जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ऊर्ध्वाधर वितरण में 3 स्तरों पर यानी केंद्र, सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा सामुदायिक सरकार या स्थानीय, आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थाओं का या सत्ता का वितरण देख रहे हैं। केंद्र सरकार यानी पूरे देश की एक सरकार होती है जिसको हम केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं और पूरे देश में इसके अपने अलग विषय हैं। इसके 100 विषय हैं जो यानी संघीय सूची और अलग सूची बना हुआ है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची का विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत है और केंद्र सरकार इन विषयों को देखती है और इस पर कार्य करती है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी सरकार एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करे, जिससे कि सत्ता के लिए समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए केंद्र सरकार का हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान में बड़े सोच विचार करके विषयों का बंटवारा कर दिया। और दूसरा है राज्य सूची, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती है। राज्य सरकार उसी विषय, प्रत्येक राज्य सरकार में यानी प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और विधानसभा का चुनाव होता है और राज्य सरकार के गठन होता है। एक मुख्यमंत्री होते हैं और उसका मंत्री परिषद होता है। फिर राज्यपाल रहता है और वह राज्य की कार्य को देखता है। राज्य में भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होता है और इसका वितरण होता है। तीसरा स्तर है जो स्थानीय शासन है, जहाँ स्थानीय आपने देखा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार का कार्य चल रहा था तो वहाँ भाषा, धर्म, चूंकि छोटा देश है
हमारे यहाँ स्थानीय शासन में जो है यह भी बटा हुआ है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद जिला स्तर पर है, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर है, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर काम देखती है। यानी विकास का काम ग्रामीण स्तर तक, एक वार्ड जो 100, 200, 2000, 1000 करीब करीब मतदाताओं का एक वार्ड रहता है, एक टुकड़ा रहता है जिसमें एक वार्ड सदस्य और एक पंच होते हैं। वह निचले स्तर पर होता है। एक पंचायत जो है 17, 18, 20 वार्ड में बटा रहता है और सारे मिलकर जो है, और एक मुखिया और एक पंचायत समिति। तो मुखिया जो है ग्राम पंचायत के विकास की जिम्मेदारी उसके जिम्मे होता है। वह सबका बैठक होती है और वो निर्णय लिया जाता है कि किस वार्ड में कौन सी समस्या है। इस तरीके से हर लोगों को लगता है कि सत्ता में, यानी सत्ता का जो वितरण है उसमें हर की भागीदारी है। गांव के एक नागरिक से लेकर देश स्तर तक के, राज्य स्तर तक के प्रत्येक जाति, धर्म, और इसमें विभाजन भी कर दिया गया है। तो आपने देखा जो दूसरा वितरण जो है ऊर्ध्वाधर वितरण है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी केंद्र से स्थानीय निकाय तक और या नीचे से ऊपर तक के जो बंटवारा है, इसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा। तीसरा जो आपने देखा है वह बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, और हमारे यहाँ नाम है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में आप क्या पाते हैं? स्थानीय स्वशासन में आप देखते हैं कि बटा होता है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। जबकि आपने बेल्जियम का उदाहरण में देखा सामुदायिक सरकार है, और वो अलग अलग जो भाषा मानने वाले लोग थे या धर्म मानने वाले, वो जहां भी रहते होंगे जो अपनी प्रतिनिधि को चुनते थे, वो सब मिलकर उस भाषा, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वो निर्णय लेते थे। हमारे यहाँ जो है स्थानीय स्वशासन है, जो जिला स्तर पर है, जिला परिषद है। एक जिला में कई भागों में, जैसे यह वर्तमान हमारा जो जिला है 38 भागों में बटा हुआ है, सीतामढ़ी। फिर जितने पंचायत है, प्रखंड में पंचायत बटा हुआ है, एक पंचायत में एक पंचायत समिति या अधिक भी हो सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत में एक मुखिया का चुनाव होता है। फिर वो वार्ड में बटा होता है, कई वार्डों में। इसमें आपने देखा जी एक यह वितरण कर दिया गया, और दूसरा वितरण ये कर दिया गया है कि उन वार्डों में या उन पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में सीट का भी आरक्षण कर दिया। ये अलग वितरण है, 1/3 महिलाओं के लिए, फिर महिलाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य अति पिछड़ा के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया। फिर सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए आपने देखा है जिला परिषद में भी, पंचायत समिति में भी, ग्राम पंचायत में और वार्ड सदस्य में भी यह वितरण कर दिया। एक अलग किस्म का विभाजन है। बाकी अलग अलग देश है, जैसे बेल्जियम है, वो सामुदायिक सरकार के नाम से था, हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन के नाम से था है। तो आपने देखा कि ये जिला परिषद है, ये जिला स्तर पर कार्य करती है, ये विकास का काम देखती है, और इसके लिए डीडीसी यानी जो होते हैं जिला परिषद के एक अध्यक्ष होते हैं, उसके सचिव होते हैं। पंचायत समिति में एक प्रमुख का चुनाव होता है, जो पंचायत समिति के सदस्य मिलकर करते हैं। वह प्रमुख बीडीओ उसके सचिव होते हैं, एक माने सरकारी सचिव है जो उनका लेखा देखता है। मुखिया इसके भी एक सचिव होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होता है, उस पंचायत के सारे जो लेखा है उसका देखभाल करता है। इस तरीके से शासन का
यानी जो है साझेदारी या सत्ता की साझेदारी यानी स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं जो कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य के रूप में किया गया है। इसी अलग माने अलग जो है वह सत्ता की साझेदारी है, वह दबाव समूह। आप दबाव समूह क्या है पहले थोड़ा समझ लीजिए। जो जितने भी प्रजातांत्रिक देश है वहां इस तरह के समूह कार्य करते रहते हैं। होता क्या है, जो अलग अलग हितों के लोग हैं, जैसे किसान संघ, शिक्षक संघ, व्यवसायिक संघ, चिकित्सक संघ या अन्य और भी संगठन के हो सकते हैं, जो अपना मजदूर संगठन वो काम करते हैं। सबों का हित अलग अलग और उसके हित अलग होने के कारण वे एक संगठन बनाते हैं और उसको हित समूह के नाम से जानते हैं। जब ये हित समूह अपने हितों के पूर्ति के लिए उन पर जब दबाव बनाता है तो यह हित समूह जो है दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कोई भी हित समूह चाहता भी है कि हमारा हितों की पूर्ति हो, इसलिए वह जो है सरकार पर अपने हितों के पूर्ति के लिए बराबर दबाव बनाती रहती। जैसे भी आपने देखा है शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भी सरकार पर दबाव बना रही है कि उससे भी समान वेतन मिले। तो शिक्षक संघ भी एक दबाव समूह है जो कार्य कर रही है और सरकार जो है इस तरीके से आपने बेल्जियम में देखा जो अलग है और हमारे यहाँ ये अलग संगठन है, दबाव समूह है। ये सत्ता की साझेदारी का एक ये चौथा रूप है। पहला मैंने आपने देखा था शासन के अंग, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा स्थानीय स्वशासन, चौथा दबाव समूह। ये अलग अलग हित समूह है। इसका आपने देख रहे हैं जो कि ये अलग अलग संगठन है, ये काम कर रहा है। इस तरह सत्ता की इसके अलावे भी और भी सत्ता की साझेदारी है जिसको आप विचार करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ संविधान बना और संविधान में जैसे लोकसभा का जो सीट है उसमें भी आरक्षण कर दिया गया है सामान्य वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के माने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो हमारे यह ध्यान में रखा गया कि दुनिया के अन्य देशों में भी संविधान बने और वो संविधान आज कार्य रूप में नहीं है, वो समाप्त हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि सबको भागीदारी दिया गया सत्ता में, इसलिए जो है संविधान जो है बना हुआ है और बड़े आदर के साथ जो है दुनिया में या हमारे देश में इसको देखा जा रहा है। ये संविधान जो है कार्य अभी कर रही है। और भी अगर आप सत्ता के साझेदारी को आपने देखा है, जिन जिन खंड और उपखंडों को उसको ध्यान में रखेंगे, इसके आधार पर सवाल यानी जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास के प्रश्न है, उसको भी हल करेंगे। और सत्ता के जो साझेदारी है ये बराबर जो है आप परीक्षा के दृष्टिकोण से समझ लीजिए या अन्य दृष्टिकोण से भी ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आप इसको पढ़ें और इसकी तैयारी करें। फिर से एक बार परिचय में आप देखें, चूंकि परिचय में ये किया होगा सत्ता की साझेदारी है तो शासन के विभिन्न अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो आपने देखा जो सत्ता के साझेदारी के एक अंग है वह भी। और इसलिए जो है बार बार ये कहा गया जो परिचय पढ़िए, परिचय के आधार पर फिर पाठ को अध्ययन कीजिए। पाठ जब पूर्ण हो जाए इसमें जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उस कार्य को भी आप संपादित करेंगे और जो समस्या हो फिर आप इसको रखेंगे। धन्यवाद।